हेलो ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज की इस वीडियो का टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इसके बीच में डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाता है बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो है वो डेवलप्ड कंट्री, जो विकसित देश हैं और जो विकासशील, जो अभी भी प्रगति पर है, विकास की राह पर चल रहे हैं, उनमें इकोनॉमी डेवलपमेंट कैसे होता है और क्या उनकी अर्थव्यवस्था का सिस्टम रहता है। लेट्स स्टार्ट। द इकोनॉमी ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज डिफर सिग्निफिकेंटली। दोनों ही अलग अलग है क्योंकि ये दोनों टर्म भी अलग अलग है, इसीलिए इसमें होने वाली अर्थव्यवस्था में चेंजेस जो है वो भी अलग अलग है। सिग्निफिकेंटली ड्यू टू वेरियस इकोनॉमिक, अलग अलग सोशल स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं हैं, समाज अलग अलग है और स्ट्रक्चर, उनके देश के स्ट्रक्चर भी अलग अलग हैं। तो ये सब फैक्टर्स पे काम करते हैं। दीज डिस्टिंक्शंस, और ये जो डिस्टिंक्शंस है, इनकम्पासेस द लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकीकरण, ओके, जहाँ पे बहुत सारे मशीन्स वगैरह का डेवलपमेंट होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज, उद्योग बड़े बड़े स्थापित होते हैं। इनकम, उनकी आय और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बना हुआ है, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये सब चीज़ों पर डिफरेंट करता है, ये डिस्टिंक्शन मार्क करता है। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस, और इन डिफरेंसेस को समझने के लिए प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द डिसपैरिटीज इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। सबकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अलग अलग है और वर्ल्ड वाइड में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी अलग अलग है। इसीलिए सबकी डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज की लिविंग स्टैंडर्ड्स भी अलग अलग है। तो फर्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल क्या क्या है। तो डेवलप्ड कंट्रीज जो आज विकसित हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी प्रगति पा ली है, अपनी हर चीज़ डेवलप हासिल कर ली है, चाहे वो न्यूक्लियर हो या फिर मनी से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री हो, हेल्थ, सब चीज़ में वो आगे हैं, आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे जो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत हाई रहा हो, ओके, और एज रिफ्लेक्टेड देयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, जो वहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वहाँ की प्रोडक्ट्स का पूरा है, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी रही होगी, मतलब हर एक व्यक्ति की आय बहुत अच्छी खासी रही है। दीज नेशंस टिपिकली हैव डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक ड्रिवन बाय इंडस्ट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पर क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है और हेल्थ केयर, एजुकेशन, सब चीज़ें बहुत अच्छी है। उसके वजह से क्या है, इंडस्ट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होती रहती है, राइट। वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, डिजिटलाइजेशन है, सर्विसेज बहुत फास्ट है, मैन्युफैक्चर अच्छा हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, उसके वजह से वहाँ की इकोनॉमी अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का हैज़ अ GDP पर कैपिटा इनकम ओवर इतना डॉलर, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम है जो कि बहुत ज़्यादा है, नेटवर्थ बहुत अच्छी है, एंड इट्स इकोनॉमी इज़ हैवीली रिलायंट ऑन हाई टेक इंडस्ट्रीज़ पे। उसकी जितनी भी इकोनॉमी है वो किस पे रिलाई करती है, हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ पे। फाइनेंस उनका बहुत अच्छा है और वो इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते रहते हैं, इनोवेशंस होती रहती है, राइट। ऑन द अदर हैंड, वहीं हम दूसरी और डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, लाइक इंडिया, नेपाल, ये सब अभी विकसित विकासशील है, चल रहे हैं विकास के राह पर। कंट्रीज ऑफन हैव लोअर GDP, यहाँ की GDP कम है, पर कैपिटा इनकम भी कम है, ऑन रिलाई ऑन प्राइमरी सेक्टर्स। जो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग, वो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स पर रिलाई नहीं करते हैं, वो रिलाई करते हैं एग्रीकल्चर पे, खेती बाड़ी पर। माइनिंग होती रहती है, एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, जस्ट लाइक कोल माइनिंग हुआ या फिर गोल्ड माइंस, इन सब पर हम माइनिंग का काम ज़्यादा करते हैं। रॉ मटेरियल्स पे हमारे एक्सपोर्ट होते हैं। मैंने एक एग्जांपल बताया था एक बार एक वीडियो में, कपास सबसे अच्छा भारत में, उसके बाद सिल्क और इस तरह से जूट, ये सब रॉ मटेरियल्स हैं। इनके बाद ये सब आगे जाकर बहुत काम आते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट्स में। बट इंडिया मेनली, जो डेवलपिंग कंट्रीज, नॉट ओनली इंडिया, डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो मेनली रॉ मटेरियल पर एक्सपोर्ट करके अपना इकोनॉमी करती है बूस्ट। फॉर इंस्टेंस, इथोपिया विद अ GDP पर कैपिटा अराउंड $1000 ही डिपेंड्स सिग्निफिकेंटली ऑन एग्रीकल्चर, which accounts for a sustainable portions of its workforce and exports। वहाँ की वर्कफोर्स पे ये डिपेंड करता है और पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सब्सटेंशियल है हर चीज़। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का विकास, मशीनरी युग।
डेवलप्ड इकोनॉमीज जितनी भी होती है, विकसित अर्थव्यवस्थाएं आर हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड, बहुत ही मशीन वाली होती हैं, विद एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स बहुत अच्छी होती है, सर्विसेज फास्ट होती है, सेक्टर्स दे फोकस ऑन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, वहाँ पे वैल्यू को महत्वता दी जाती है, राइट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी, वो सोचते हैं, वो कहते हैं हम हायर प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक आउटपुट की बात, रिजल्ट ओरिएंटेड, राइट, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, तभी उनकी आज बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो होता है, राइट। सो जर्मन, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जर्मनी का रखेंगे, फॉर इंस्टेंस इज रिनाउंड फॉर इट्स ऑटोमोटिव मतलब होता है सेल्फ ही ज़्यादा हर चीज़ को ऑटोमेटिकली किया जाना, अपने आप हो जाना, एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हो चुकी है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इट्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, और यही जो है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ प्रदान कर रही है, एक आर्थिक शक्ति दे रही है, राइट। कन्वर्सली डेवलपिंग इकोनॉमीज जितनी भी है आर ऑफन इन द अर्ली स्टेजेस, वो अर्ली स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में है, डेवलप्ड कंट्री जिस स्टेज को पार कर चुकी है, डेवलपिंग कंट्रीज अभी उस फेज में एंटर करी है, राइट। देयर इंडस्ट्रीज में लैक डाइवर्सिफिकेशन, मतलब विविधताएं नहीं है, अलग अलग तरीके की चीज़ें नहीं है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में जैसे किसी डेवलप्ड कंट्री में एक कंपनी है, वो एक साथ रॉ मटेरियल भी कर रही है, उसके बाद उसका प्रोडक्शन भी कर रही है, सप्लाई भी कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ एक ही कंपनी कर सकती है, बट इंडिया में या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इथोपिया का एग्जांपल हमने देखा, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब में किसी एक बड़ी इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है या ज़्यादा से ज़्यादा दो, ठीक है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं आया अभी तक, हर चीज़ नहीं कर पा रही है किसी भी कंट्री, तो किसकी कमी है, टूल्स की कमी है, बहुत सारे स्किल्स की कमी भी है, ओके, एंड रिलाई ऑन एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स, और वो एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स पर रिलाई करती हैं कि उनके पास जो रॉ मटेरियल है वो उसको एक्सपोर्ट करके जो मनी उनको वो मिल रही है उनसे वो सेटिस्फाइड भी हैं, लो कॉस्ट पर उनको रॉ मटेरियल्स के प्राइस मिलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। बांग्लादेश का एग्जांपल हम देखें, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बांग्लादेश फॉर एग्जांपल इज़ हेविली रिलायंट ऑन इट्स गारमेंट इंडस्ट्री। अब बांग्लादेश का कपड़ा, मलमल का कपड़ा जो बहुत फेमस है, तो वो उस पर रिलाई कर रहा है, विच प्रोवाइड्स लो कॉस्ट, लेकिन उसे लो कॉस्ट मिलती है लेबर टू ग्लोबल मार्केट में, बट लिमिट्स इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को यहाँ पे लिमिट कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है किसी भी चीज़ का, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ क्रिटिकल डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डेवलप्ड कंट्रीज हैव रोबस्ट एंड एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनके पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स बहुत हाईटेक है, बहुत अच्छी अच्छी तरीके की बिल्डिंग्स में फैसिलिटीज़ है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन उनका बहुत अच्छा है, एनर्जी के पास उनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, राइट, एनर्जी किसी सिर्फ कोल से नहीं मिल रही है उनको, हाइड्रो पावर्स, न जाने कितनी कितनी, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है, एकदम सर्विस डिलीवरी बहुत अच्छी होती है, हेल्थ केयर बहुत अच्छा है इस सिस्टम्स के कारण। फॉर एग्जाम्पल जापान की हम एग्जाम्पल देखें, जापान एफिशिएंट हाई स्पीड रेल नेटवर्क, बहुत अच्छा रेल नेटवर्क है जापान का, वो ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आता है और प्लस टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। रिलायबल पावर सप्लाई एग्जाम्पलीफाई इट्स एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर्स, राइट। और वहीं दूसरी ओर हम बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन फेस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट्स, वहाँ पे अभी देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ ही नहीं है, बहुत स्लो काम चल रहा है, हैंडरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और यही कारण है कि उनकी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उन पे हैंडर पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, एंड रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और लाइफ का स्टैंडर्ड भी लो हो रहा है। फॉर इंस्टेंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ सब सहारन अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका का एग्जाम्पल लेते हैं, पुअर रोड नेटवर्क है, रोड्स भी अच्छे से काम नहीं करती हैं, अनरिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अभी तक वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत घरों में नहीं पहुँची है, दैट लिमिट बिजनेस ऑपरेशंस, और इससे इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं मिलेगी तो बिजनेस ऑपरेशंस फेल हो जाएंगे, एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज फिर उन्हें करनी पड़ेगी बेसिक सर्विसेज। अब हम बात करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स की, ये दोनों तरह की कंट्रीज़ में कैसे काम करता है। द लिविंग स्टैंडर्ड्स इन डेवलप्ड कंट्रीज आर सिग्निफिकेंटली हायर,
बिल्कुल हमें पता है बाहर रहने वाले अब्रॉड जो है वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। टू बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर, अब लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है तो हेल्थ केयर अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छी होगी एंड सोशल सिक्योरिटी सही रहेगी, सब में सिस्टम्स रहेंगे। सोशल सिक्योरिटी इट मीन्स सब लोग अपने अपना काम करेंगे और सिक्योरिटी बनी रहेगी, एक बेरोजगारी नहीं होगी, डकैती नहीं होगी, लूटमारी नहीं होगी, ये सब नहीं होगी। कंट्रीज लाइक नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड कंसिस्टेंसी रैंक हाई। अब नॉर्वे का हम देखते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में आता है कि सबसे हाई पर है, स्विट्जरलैंड है, कंसिस्टेंटली रैंक हाई पर रहते हैं इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के अंदर, विच मेजर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और लाइफ की एक्सपेक्टेंसी, लाइफ की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, एजुकेशन अच्छा है, इनकम लेवल्स बहुत शानदार है उन कंट्रीज़ में। वहीं बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत लो होते हैं, विद मेनी पीपल लैकिंग एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज, लोगों को एसेंशियल नीड भी पूरी नहीं हो पाती है। फॉर एग्जाम्पल इन कंट्रीज लाइक हैती और अफगानिस्तान जैसे देशों की हम बात करते हैं, यहाँ हाई पॉवर्टी है, बहुत गरीबी है, रेट्स एंड लिमिटेड एक्सेस टू क्लीन वाटर तक इनको प्रोवाइड नहीं है, कहा ना इसेंशियल सर्विसेज भी नहीं मिलती है इन लोगों को, हेल्थ केयर अच्छा नहीं है एंड एजुकेशनल कंट्रीब्यूट टू अ लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ का एजुकेशन भी इतना ख़राब है कि उनको आज जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा खराब है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। डेवलप्ड कंट्रीज जनरली हैव मोर इक्विटेबल इनकम, वहाँ आय के सोर्सेज अच्छे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सब में बराबर है, एक्सटेंसिव सोशल सेफ्टी नेट्स है। फॉर इंस्टेंस द स्कैंडिनेवियन countries like Sweden and Denmark implement progressive taxation, वहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम अच्छा है, एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, और इन सब इनकम की इनइक्वालिटी को कम करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। वहीं बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफन मोर स्कीव्ड विद अ स्मॉल एलिट कंट्रोल, एलिट मतलब कुछ लोग, बहुत कुछ लोगों का शासन ही है, ओनली एलीट क्लास पे कंट्रोलिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वेल्थ, कुछ मतलब आरक्षित लोग होते हैं जो कि बहुत एलीट मीन्स बहुत स्पेशल लोग जो ऊपर की हाई टॉप रैंक अथॉरिटी में आते हैं, उनके पास ही वेल्थ का सोर्स है, वाइल लार्ज सेगमेंट्स है ना वो गरीब है, पोवर्टी है। पॉपुलेशन का 1:80-20 रेशियो हर बार आता है ये, इसका मतलब कुछ लोग एलीट क्लास के लोगों के पास ही वेल्थ के सोर्सेज हैं, बाकी सब लोग गरीब हैं, राइट। सो ये इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल की हम बात करते हैं। द इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज बेनिफिट फ्रॉम अ हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स, जो अर्थव्यवस्था होती है विकसित देशों की वो बेनिफिट होती है, उनको एक लाभ मिलता है हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स का। एजुकेशन सिस्टम इन दीज नेशंस आर वेल फंडेड होते हैं, इनको बहुत अच्छे से वेल फंडेड होते हैं, बहुत अच्छा एक फंड मिलता है, वाइडली एक्सेसिबल सब तक पहुँचे। फॉर एग्जांपल जर्मनी का एग्जांपल ऑफर्स अ फ्री एंड अफोर्डेबल हायर एजुकेशन इंश्योरिंग अ स्टेडी सप्लाई टू स्किल्ड लेबर टू इट्स इंडस्ट्रीज़, और इसकी इंडस्ट्रीज़ में हाईली स्किल्ड लेबर काम करते हैं। एक और देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में कंट्रीज़ एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल इन द सेंस कि वहाँ की जो कंट्रीज़ है, जितनी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बायसनेस देखने को मिलती है, लाइक मेरिट बेस्ड सिस्टम होने के कारण जो कुछ ऐसे आरक्षण रिस्ट्रिक्शंस ऐसे देखने को मिलते हैं। स्ट्रगल है, इनएडिक्वेटेड फंडिंग है, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ही है जिनको बहुत अच्छी फंडिंग दी जाती है, बाकी को नहीं। लो एनरोलमेंट रेट्स हैं, लोग छोटी छोटी यूनिवर्सिटी में नहीं सिर्फ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ही जाना चाहते हैं, मतलब सब जगह कंसंट्रेट ब्रेन ड्रेन हो रहा है, एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण कुछ लोगों के डिस्ट्रिक्ट में अच्छे नहीं है तो फिर वो बाहर जाते हैं। इन कंट्रीज़ लाइक चाड और नाइजर की हम बात करें, लिटरेसी रेट्स बहुत लो है, लिमिटिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन कैपिटल, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे बहुत कम होती हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हम बात करते हैं तो ये दोनों टाइप की कंट्रीज़ में कैसा है, तो टेक्नोलॉजिकल डिजिटलाइजेशन एडवांसमेंट डेवलप्ड कंट्रीज़ में लीड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड एडॉप्टेशन डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपना लिया है शुरू से ही। कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया बहुत हाई टेक हैं, फॉर फ्रंट इंडस्ट्रीज सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बहुत अच्छा है, बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। एग्जाम्पल ऑन द अदर हैंड डेवलपिंग ऑफन कंट्रीज़ जितनी भी हैं इकोनॉमिक ऑफन लैग इन टेक्नोलॉजी ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज।
अब जो विकासशील देश है उनके पास संसाधनों की कमी होने के कारण इंडस्ट्रीज अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। फॉर इंस्टेंस वाइल इंडिया हैज़ अ ग्रोइंग आईटी सेक्टर, जैसे कि डेवलपिंग तो इंडिया भी, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है आईटी सेक्टर में, राइट। मैनी रूरल एरियाज स्टिल लैक, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जो रिलायबल इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज नहीं है जहाँ पर। ट्रेड और ग्लोबल इंटीग्रेशन क्या होता है? ट्रेड, व्यापार और ग्लोबल इंटीग्रेशन जो इंडिया का या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो मतलब जो विकसित देशों का मार्केट है, डोमिनेंट ग्लोबल ट्रेड, वो हर देश से संपर्क करता है, हर देश में उनका ट्रेड चलता है, एक्सपोर्टिंग हाई वैल्यू गुड्स और अच्छे अच्छे वैल्यू वाले गुड्स जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ऐसे सामानों को वो एक्सपोर्ट करते हैं, एंड सर्विसेज वाइल बेनिफिटिंग फ्रॉम फेवरेबल ट्रेड एग्रीमेंट्स, और उनको फिर अच्छे एग्रीमेंट्स मिलते हैं, उससे वो बेनिफिट हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल जापान एंड जर्मनी, ये दो एग्जाम्पल लेते हैं। जापान एंड जर्मनी आर मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ मशीनरी एंड ऑटोमोबाइल्स, इन सब में बहुत आगे। वहीं हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, हाउएवर ऑफन रिलाई ऑन एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स पर रिलाई करते हैं, लो वैल्यू गुड्स जो उन्हें ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है गुड्स की, सामान, ओके, मेकिंग दैम वल्नरेबल टू ग्लोबल, वल्नरेबल बना देती है, ग्लोबल मार्केट में फ्लक्चुएशंस लाती है। फॉर एग्जांपल नाइजीरिया हेविली डिपेंड्स अपॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स मेकिंग इट्स इकोनॉमी ससेप्टेबल टू चेंज और इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, उसे बता देती है ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएट होती रहती है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या होती है कि पर्यावरण का सतत विकास, जिसमें हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज ऑफन इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, वो इन्वेस्टमेंट करती है, रीन्यूएबल एनर्जी लगाती है, जो एनर्जी बार बार प्रोड्यूस की जा सके थ्रू देयर इंडस्ट्रियलाइजेशन हिस्टोरिकली कंट्रीब्यूटेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने जब अपनी उद्योगीकरण के फेज से वो गुजर रहे थे, जब इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की थी, तो उन्होंने हिस्ट्री में बहुत इन्वायरमेंटल को डिग्रेड किया है, बहुत क्षति पहुंचाई है, इसीलिए आज वो इसमें इन्वेस्ट कर रही है थोड़ा सा एनवायरमेंट की सुरक्षा के लिए। फॉर इंस्टेंसेस द यूरोपियन यूनियन हैज़ ए एम्बिशियस गोल टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस टू प्रमोट ग्रीन एनर्जी, और इसका एग्जाम्पल है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो उनका एम्बिशन है कि जो है वो रिड्यूस करे कार्बन एमिशंस को और प्रमोट ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना। डेवलपिंग कंट्रीज हाल ही में डेवलप हो रही है, तो वाइल कंट्रीब्यूटिंग लेस, वो क्योंकि वो खुद अभी इस फेज से गुजर रही है, तो वो अगर इन्वायरमेंट की बात करेगी तो इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगी। तो ग्लोबल एमिशंस आर ऑफन फेस ग्रेटर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, उनके साथ भी आ रहे हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, वन की खत्म होना, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट है उनके पास, डिपेंडेंस ऑन रीन्यूएबल एनर्जीज पर है, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी उनको ज़रूरत है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया स्ट्रगल्स विथ डिफॉरेस्टेशन, वन की कटाई करना, ड्रिवन बाय पाम ऑयल प्रोडक्शन, पाम ऑयल उनको प्रोडक्ट करना है, इसलिए उनको वन की कटाई करनी पड़ रही है ज़्यादा से ज़्यादा। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, ये किस में देखते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जो भी होती है आर जनरली पॉलिटिकली स्टेबल, उनकी वहाँ की राजनीति स्टेबल होती है, कोई ऐसी उसमें नहीं है, हलचल नहीं है, विथ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है उनके पास, स्टेट भी अच्छा है, द सपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का, जहाँ पैसा है वहाँ राजनीति भी अच्छे से स्टेबल रहेगी। फॉर एग्जांपल कनाडाज स्टेबल गवर्नमेंट एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़, जितनी भी कनाडा में पॉलिसीज़ बनती है वो लोगों तक ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, अट्रैक्ट करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, वहाँ जाकर फॉरेन के लोग इन्वेस्ट करें। वहीं डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑन द अदर हैंड ऑफन एक्सपीरियंस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अब भारत में तो कोई भी सरकार फिक्स ही नहीं रहती है, कभी भी तख्ता पलट हो जाता है और करप्शंस भी रहता है, बहुत भ्रष्टाचार है यहाँ की राजनीति के अंदर, एंड वीक गवर्नेंस है, ठीक है, और ऐसा डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ मेनली होता है, और पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके वजह से, विच हिंडर ग्रोथ, और इससे ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ता है। फॉर इंस्टेंस वेनेजुएलाज इकोनॉमिक क्राइसिस, हम वेनेजुएला की बात करें कि वहाँ की क्राइसिस एक्सेलरेटेड बाय पॉलिटिकल टर्मोइल एंड मिसमैनेजमेंट, पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से वहाँ की जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी वेनेजुएला में। अब इस बात का हम इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या है? इन समरी द इकोनॉमीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ उद्योगीकरण, इनकम लेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर, लिविंग स्टैंडर्ड्स में सब में अलग अलग है। वाइल डेवलप्ड नेशंस लाइक द यूनाइटेड नेशंस, जर्मनी
इंजॉय एडवांस इकोनॉमी, वहाँ पे बहुत अच्छी इकोनॉमी है, हाई क्वालिटी है ऑफ लाइफ। डेवलपिंग नेशंस लाइक इथोपिया, ये सब डेवलपिंग कर रहे हैं, इन लोगों को चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं, सच एज पोवर्टी, अंडर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंसेज इन प्राइमरी सेक्टर्स। और आज ये प्राइमरी सेक्टर ब्रिडाइंग द गैप रिक्वायर्ड सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, और ये गैप को ख़त्म करने के लिए सस्टेनेबल इन्वायरमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन, कोई अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ के इन एजुकेशन में हेल्प करे, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करे, तो वो भी जल्दी से जल्दी ग्रोथ कर पाएंगे और इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। तो ये हमारा आज का वीडियो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का इकोनॉमिक सिस्टम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।